हाय फ्रेंड्स, वेलकम है हमारे जीएस इंडिया यूट्यूब चैनल्स पर। टुडे वी हैव सिलेक्टेड टेस्ट नंबर 125। फ्रेंड्स, ये हमारा टेस्ट नंबर 125 है। इसमें बात करेंगे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। कुछ क्वेश्चन आपके रिविजन्स के लिए रखे गए हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट हैं, अक्सर एग्जाम्स में यहाँ से एक दो क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं और कुछ क्वेश्चन आपकी रिविजन्स के लिए भी हैं। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन सभी ऑल स्टेट के जितने भी नर्सिंग एग्जाम्स होते हैं, ऑल स्टेट सीएचओ, एमपी सीएचओ, यूपी सीएचओ, ऑल स्टेट के एएनएम, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, एएनएम, जेएनएम, बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस, पोस्ट बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस, सभी के लिए समान रूप से उपयोगी क्वेश्चन है। एम्स नर्सिंग के लिए, पीजीआई नर्सिंग, एमपीपीवी, वेपएम्स एंड जितने भी आर्मी के नर्सिंग एग्जाम्स होते हैं सभी में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो ध्यान में रखना है। सीआरपीएफ नर्सिंग, ईएसआईसी नर्सिंग, एमपी, एसडब्ल्यू, हरियाणा स्टाफ नर्स एंड पंजाब एंड चंडीगढ़। ओके, ये सभी स्टेट के लिए समान रूप से उपयोगी क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आपकी स्क्रीन पर पढ़ लें फिर अपना आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अगर आपको अपना आंसर आए तो जरूर कमेंट करेंगे अपना आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वर्तमान में वेल बेबी क्लिनिक को किस में परिवर्तित कर दिया गया? करेंटली द वेल बेबी क्लिनिक हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इसका राइट आंसर क्या होगा? जो वेल बेबी क्लिनिक है इसका जो वर्तमान नाम है क्या है, किस में परिवर्तित किया गया है वेल बेबी क्लिनिक को? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, अंडर 5 क्लिनिक में इसे परिवर्तित कर दिया गया है। जो अंडर 5 क्लिनिक है ना, इसे पहले वेल बेबी क्लिनिक के नाम से जाना जाता था। ये आपसे क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, तो आप बताएंगे वेल बेबी क्लिनिक का जो वर्तमान नाम है, जो प्रेजेंट में नेम है, वो अंडर 5 क्लिनिक है। ओके, चलिए अब इसे थोड़ा समझ लेते हैं इसके बारे में क्या क्या होता है। ओके, यहाँ पर आप देख ले पॉइंट में, पॉइंट नंबर 1 पे लिया गया है, अंडर 5 क्लिनिक आर द स्मॉल हॉस्पिटल्स डिजाइन फॉर द चिल्ड्रंस बिलो द 5 ईयर्स बेबीज। ये एक प्रकार का स्मॉल हॉस्पिटल्स टाइप्स होता है। कैसा होता है? एक स्मॉल हॉस्पिटल के रूप में इसे डिजाइन किया जाता है। किन के लिए डिजाइन किया जाता है? जो 5 साल से कम एज के बच्चे होते हैं, जो 5 ईयर्स, अंडर 5 ईयर्स बेबी होते हैं, उनके लिए ये डिजाइन किया जाता है। कौन से हॉस्पिटल? अंडर 5 क्लिनिक हॉस्पिटल्स। ओके, अब इसमें समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट, इसे और किस नाम से जाना जाता है? इसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्लिनिक के नाम से भी जाना जाता है। अंडर 5 क्लिनिक आल्सो पॉपुलरली नोन एज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्लिनिक, ये दूसरा नाम यहाँ पर मेंशन है। अगर पहला नाम पूछेंगे तो आप बताएंगे वेल बेबी। ओके, जब वर्तमान नाम पूछेंगे तो आप बताएंगे अंडर 5 क्लिनिक, और इसे इसका जो सर नेम है और दूसरे नाम से कौन से नाम से प्रचलित है, और भी ये जो पॉपुलर है दूसरे नाम से, इसका दूसरा नाम है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्लिनिक। ओके, तो इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है कि और किस नाम से जाना जाता है। आपसे सर नेम भी मोस्टली पूछा जाएगा एग्जाम्स में। ओके, अब यहाँ पर समझ लेते हैं इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या क्या करना होता है, क्या क्या ध्यान दिया जाता है। इट एज, ये लिखा है, इट इज एन वेस्टर्न मॉडल ऑफ हॉस्पिटल प्रोवाइडिंग द इम्यूनाइजेशन केयर एंड न्यूट्रिशन टू न्यूबॉर्न बेबी। ये जो पश्चिमी देश होते हैं उसी के तर्ज पर भारत में बनाया गया अंडर 5 क्लिनिक। ओके, पश्चिमी देशों के मॉडल के आधार पर। इसमें होता क्या है? टीकाकरण पर ध्यान दिया जाता है बच्चों को, और उनकी केयर के बारे में बताया जाता है, न्यूट्रिशंस के बारे में बताया जाता है कि उनको, न्यूबॉर्न बेबी को। न्यूबॉर्न बेबी का मतलब क्या होगा? लेस देन 5 ईयर्स, मतलब जो 5 साल से छोटे होते हैं। ओके, अंडर 5 क्लिनिक में क्या क्या चीज़ें आती हैं, अब आपको ये चीज़ें समझ लेना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। अंडर 5 क्लिनिक के अंतर्गत ये 5 मेन पार्ट हैं, जिसमें कि पहले नंबर पे मेंशन है केयर इन इलनेस, मतलब जो बच्चे बीमार होते हैं या जो बच्चे बीमार हो जाएंगे इन फ्यूचर्स, उनके बारे में केयर करना और उस बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाना और सचेत करना। ओके, ये इसका कार्य है। दूसरे नंबर पे न्यूट्रिशन, बच्चों को कब विटामिन ए, विटामिन डी या जो भी घोल दिए जाते हैं विटामिन सी या फीडिंग से रिलेटेड, जो भी उनको भोजन के बारे में बताया जाता है कि उन्हें किस प्रकार से भोजन करवाना चाहिए, करना चाहिए, और भी उन्हें ब्रेस्ट फीडिंग कितने महीने तक करवाना चाहिए। ओके, इन सभी चीज़ों के बारे में बताया जाता है अंडर 5 क्लिनिक में, मतलब न्यूट्रिशन में। ब्रेस्ट फीडिंग अगर आपसे कोई पूछे तो लगभग माँ को ब्रेस्ट फीडिंग लगभग कितने दिनों तक करवाते रहना चाहिए बेबी को,
उसकी सेहत के लिए ज़रूरी होता है एटलीस्ट 6 मंथ। कब से कब तक? 6 महीने तक उसे करवाना चाहिए। माँ को, बेबी को जो ब्रेस्ट फीडिंग करवाना चाहिए, दूध पिलाना चाहिए, वो लगभग कम से कम 6 महीने तक उसे पिलाना चाहिए। फिर इसके बाद वो क्या है, सप्लीमेंट्री फूड स्टार्टेड कर सकती हैं। ये जो पॉइंट बोल रहा हूँ मैं, इन पे जरूर फोकस करना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इम्यूनाइजेशन, कौन सा टीका कब लगेगा, कितने अंतराल पे लगाया जाएगा, इन सब चीज़ों के बारे में बताया जाता है अंडर 5 क्लिनिक में। फैमिली प्लानिंग के बारे में बताया जाता है। हेल्थ एजुकेशन का मतलब ये होता है उनको स्वास्थ्य से संबंधित शिक्षाएं दी जाती हैं, जैसे कि इन्वायरमेंट कैसे साफ सुथरा रखना होगा, पानी का हमें गंदा पानी नहीं अपने यहाँ आसपास कलेक्ट करना होगा, फ्रीजर जो भी होते हैं कूलर में, उनमें जो पानी होगा उसे हमें समय समय निकालते रहना चाहिए, ताकि मच्छर भी ना हो और भी कई बीमारियों से जो वेक्टर बॉर्न डिसीज होती है मच्छरों के द्वारा होती हैं उनसे बचा जा सके। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आप समझे होंगे। ये 5 पार्ट होते हैं किसमें? अंडर 5 क्लिनिक। अंडर 5 क्लिनिक का ही मतलब होता है 5 क्लिनिक। क्या? 5 मेन चीज़ें ली गई हैं जिसके अंतर्गत ये हमने बता दिए, अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया। यहाँ पर ध्यान दें, केयर इन इलनेस, न्यूट्रिशन, इम्यूनाइजेशन, फैमिली प्लानिंग और हेल्थ एजुकेशन। कभी कभी होता क्या है, इन्हीं को कभी कभी साइनोनिम्स में लिखा जाता है, पर्यायवाची शब्द लिखे जाते हैं, लेकिन आपको मिलता जुलता आंसर फाइंड कर लेना चाहिए। जो पॉइंट बताएं ये हमने आपके लिए जो भी लिए वो रियल डाटा है, तो आपको ध्यान रखना है ये इसी के आसपास हमेशा राउंड करेंगे। ये 5 चीज़ों के बारे में बताया जाता है। टीकाकरण के बारे में जानकारी दी जाएगी, फैमिली प्लानिंग के बारे में, हेल्थ एजुकेशन, आपको जानते हैं कि स्वास्थ्य संबंधी शिक्षाएँ, कैसे साफ सफाई से बच्चों को रखना है या रहना है, किस हिसाब से रखे जाएंगे और किस हिसाब से अपना इन्वायरमेंट साफ सुथरा रखना है। इनके बारे में जो क्रोनिक डिसीज होती है, डायरिया या जो भी बच्चों को ज़्यादा मोस्टली डिसीज हो जाती हैं, उनके बारे में जागरूकता फैलाना, उनके बारे में बताना कि बच्चों को कैसे इन सब बीमारियों से बचाया जा सकता है। अंडर 5 क्लिनिक में जो बच्चों को होने वाली होती है बीमारियां, उनके बारे में भी जागरूकता फैलाई जाती है कि अगर आप इस तरह से रहेंगे, इस प्रकार से रहेंगे, तो आपको ये, आपके बच्चों को ये बीमारियां नहीं होंगी। मतलब समझ गए होंगे आप, इनके बारे में बताया जाता है, टोटल 5 के बारे में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके, और ये जो क्वेश्चन बताया हमने, क्वेश्चन नंबर 1, ये क्या है? पोस्ट बीएससी नर्सिंग, और बीएससी नर्सिंग का भी सिलेबस में आता है, और यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं, कम्पिटेटिव एग्जाम्स। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ें आप, फिर आंसर बताएं। समेकित बाल विकास योजना कब लॉन्च की गई थी? वेयर वाज द इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम लॉन्च्ड? कब की गई थी? अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो क्वेश्चन तो इंग्लिश पढ़ें, तब आप समझेंगे। समेकित बाल विकास योजना, इसी को भैया क्या कहा जाता है? ICDS। अब आप अपना आंसर बता सकते हैं। इसका जो आंसर होगा ए नंबर पे होगा। क्या? 1975, 1975। तो इसलिए आप हिंदी में भी ध्यान रखें, जो लोग हिंदी मीडियम से। ओके, समेकित बाल विकास योजना, इसे शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है ICDS। ओके, जब आपको ये मिल जाता है तो आप यूजुअली फाइंड कर लेते हैं। ओके, लेकिन आपको इसका जो पूर्ण रूप है, फुल नेम, वो नहीं आता, तो ध्यान रखना है आपको। समेकित बाल विकास हिंदी में कहा जाता है, इंग्लिश में से इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम कहा जाता है। ओके, 1975 में लॉन्च की गई थी, 1975। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए आप। और ICDS जो होता है, एक पॉइंट और बता दें हम, इसी के अंतर्गत आंगनवाड़ी के जो होती हैं इसी के अंतर्गत आती हैं। अब चलते हैं यहाँ पर, समझ लेते हैं इसके बारे में। ICDS स्कीम वाज लॉन्च्ड ऑन 2 अक्टूबर 1975, 2 अक्टूबर 1975 को लॉन्च की गई थी। टोटल 33 जगहों पर, 33 जगहों पे लॉन्च की गई थी। उसमें कि 4 ग्रामीण क्षेत्र ब्लॉक थे और 18 अर्बन, मतलब होता है शहरी ब्लॉक थे। ओके, 11 ट्राइबल्स एरिया थे, ट्राइबल्स ब्लॉक तो आपको पता ही होगा, हमने बताया था। एक ब्लॉक लगभग कितने गाँवों को कवर करता है? 100 विलेजेस को कवर करता है एक ब्लॉक। ओके, तो आपको यहाँ से समझ लेना चाहिए, 4 ब्लॉक लिए गए थे ग्रामीण क्षेत्र के, 18 ब्लॉक लिए गए थे शहरी क्षेत्र के, अर्बन एरिया के, 11 ट्राइबल्स एरिया के लिए गए थे जहां पर आदिवासी लोग रहते हैं। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये। राजस्थान CHO, PCS, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन और भी कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है क्वेश्चन ये। अब इसे अच्छे से पढ़ ली, फिर आंसर बताएं। भारत में मृत्यु का पंजीकरण कितने दिनों के अंदर करवाना अनिवार्य है? विद इन हाउ मेनी डेज इट इज़ मैंडेटरी टू रजिस्टर डेथ इन इंडिया? क्या होगा राइट आंसर इसका? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्या? 21 दिन। जिन लोगों का डाउट है कि 7 दिन होता है या 28 दिन होता है, मोस्टली लोगों का डाउट होगा क्या 7 दिन होता है, वो लोग अभी भी गलत सोच रहे हैं। ठीक है, ये चेंजमेंट हो चुका है, तो आपको ध्यान रखना है 21 दिन। क्या? 21 दिन। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। भारत में जो मृत्यु पंजीकरण या जन्म पंजीकरण होता है, ये जो करवाया जाता है कितने दिनों के अंदर करवा लेना अनिवार्य होता है, कंपलसरी होता है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा 21 दिन। और कमीशन ने भी यही आंसर सही माना है। और
क्या है, मोस्टली आपने पिछली कुछ बुकें जो भी पढ़ी पास्ट ईयर्स में, उसमें क्या है अभी अमेंडमेंट नहीं किया गया। बहुत सी बुकें क्या है मोस्टली गलत आती है मेडिकल के क्षेत्र में। मैंने जितना रिसर्च किया है उस पर क्या है मोस्टली जो बुकें हैं खासकर मेडिकल क्षेत्र की बहुत ज़्यादा गलत है। इसलिए आपको ध्यान रखना है, उनमें कोई भी चेंजमेंट नहीं करता, कोई अवेयरनेस नहीं है, ज़्यादा कुछ ध्यान ही नहीं देते उस पर। तो आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा 21 दिन। और ये यहाँ पर मृत्यु पंजीकरण लिखा है, अगर यहाँ पर जन्म पंजीकरण लिख दिया जाए तब भी उसका भी आंसर 21 दिन होगा। ये बात ध्यान रखना है, मृत्यु पंजीकरण जन्म पंजीकरण दोनों का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्स में, तो आपका आंसर हमेशा 21 ही दिन होगा क्योंकि ये चेंजमेंट किया जा चुका है। ओके, चलिए अब समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपकी स्क्रीन पर 4। आपको बताना होगा, पिछली वीडियो क्वेश्चन है नर्सिंग प्रक्रिया इनमें से किसके सिद्धांत पर आधारित है। द नर्सिंग प्रोसेस इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा गया था एग्जाम्स में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा क्या, ऑरलैंडो के नर्सिंग सिद्धांत पर। ऑन ऑरलैंडो नर्सिंग थ्योरी या नर्सिंग प्रिंसिपल के सिद्धांत पर नर्सिंग की प्रक्रिया आधारित है। इसी तरह आप याद कर ले, पिछले वीडियो में डिटेल्स बताया था मैंने। आप क्वेश्चन 5 पढ़ें, आप फिर अपना आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 पे दिया गया है स्कूल हेल्थ प्रोग्राम कब प्रारंभ किया गया था। व्हेन वाज द स्कूल हेल्थ प्रोग्राम स्टार्टेड। क्या होगा इसका राइट आंसर। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सॉल्व करने की कोशिश किया करें, ये मत समझे कि आपको मेरे जो मुझे याद है वो ऑप्शन नहीं दिया गया। आप ध्यान दे, हो सकता है चेंजमेंट हुआ हो। ओके, हम प्रेजेंट पास्ट तीनों को ध्यान में रख के बनाते हैं जो भी वीडियो हमारे आते, जो भी लेक्चर्स आते, तो ध्यान रख के, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, बेनिफिशियल होते हैं। ओके, यहाँ पर देख लें स्कूल हेल्थ प्रोग्राम कब प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा 2018 में किया गया था। ओके, कब 2018 में स्कूल हेल्थ प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। हाल ही की बात है, कुछ दिन पहले की। अब समझ लेते हैं, यहाँ पर जो स्कूल हेल्थ प्रोग्राम है इसे SHP अंडर आयुष्मान भारत वाज लॉन्च्ड इन 2018 बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा आयुष्मान भारत योजना के तहत द स्कूल हेल्थ प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। ओके, तो ध्यान रखना कहाँ किया गया था, बीजापुर, छत्तीसगढ़ के बीजापुर में इसे किया गया था पहली बार। लेकिन किया कहीं पर भी जाए, इसका इनॉग्रेशन कहीं पर भी हो, लेकिन क्या ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये आयुष्मान भारत योजना के तहत स्टार्ट किया गया प्रोग्राम था। कब स्टार्ट किया गया था, 2018 में स्टार्ट किया गया था। प्रोग्राम का नाम क्या है, द स्कूल हेल्थ प्रोग्राम नाम है। ओके, किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, पीएम मोदी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। कहाँ किया गया था, बीजापुर। बीजापुर है कहाँ, छत्तीसगढ़ में। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। RCH कार्यक्रम कब लॉन्च किया गया था। फिर वाज द RCH प्रोग्राम लॉन्च्ड। क्या होगा इसका राइट आंसर, कमेंट करिए अपना आंसर। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। क्या, ऑप्शन बी 1997 में। ओके, तो ध्यान रखना है, क्वेश्चन जिस हिसाब से लिखा है इसे आप याद कर ले और काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब यहाँ पर समझते हैं, आप क्वेश्चन को समझें। द रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ, ये RCH का पूरा नाम है। प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड थ्रू आउट द कंट्री ऑन 15 अक्टूबर 1997। पूरे देश में इसे लागू किया गया था 15 अक्टूबर 1997 को। मोस्टली जो एग्जाम्स में दिया जाता है आपसे अक्टूबर 1997 लिखा जाता है। क्या, अक्टूबर 1997 या तो 97 पूछ लिया जाता है, 1997। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आपको 15 अक्टूबर ना याद रहे तो आपको एटलीस्ट याद होना चाहिए इसका ईयर। इसका पूरा नाम क्या होता है, कभी कभी ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है, कभी कभी पूरा नाम लिख दिया जाता है। तो रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ ध्यान रखें और RCH ध्यान रखें। 1997 में लॉन्च किया गया था। ओके, कुछ ईयर हैं जो अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इन पे थोड़ा फोकस किया करें आप। ओके, और धीरे धीरे आप डेली अगर एक ही दो प्रोग्राम याद करेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपको सभी प्रोग्राम याद हो जाएंगे और प्रैक्टिस भी हो जाएगी। हमने वो सभी लिए जो आपकी प्रैक्टिस के लिए जरूरी है। ओके, आप देखें एम्स क्या होता है, इसका उद्देश्य क्या है, कम्बैटिंग एंड रिड्यूसिंग द मोर्टेलिटी रेट ऑफ द मदर्स। इस पे मातृ मृत्यु दर को कम करना, इन्फेंट जो शिशु मृत्यु दर है उनकी मृत्यु दर को कम करना, बच्चों की मृत्यु दर को कम करना, इसका उद्देश्य है। किसका, RCH। स्टार्ट कब हुआ था, 1997, 1997। क्वेश्चन नंबर आप 7 पढ़े, फिर आंसर बताएं इसका। काफ़ी सिंपल है, अब आपको और सिंपल लग रहा होगा क्वेश्चन, क्योंकि फिर आज हमने इसे सेलेक्ट किया है। यहाँ पर देखें, किस पोषक तत्व की कमी कारण नवजात शिशुओं में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट मतलब NTD हो जाता है। विच न्यूट्रिशन डिफिशियंसी काजेज द न्यूरल ट्यूब टू बी डिफिशियंट इन
न्यू बॉर्न। यहाँ पर आप लिख सकते हैं डिफेक्ट, ओके, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है क्या, फोलेट। इसी को फॉलिक एसिड कहा जाता है और विटामिन B9 भी कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन इसका ए सही होगा। कई बार हमने इसे डिटेल्स में बहुत ज़्यादा कवर भी किया है, तो ध्यान रखिए आप। और इससे प्रभावित होने वाले जो पार्ट होते हैं बॉडी के, स्पाइनल कॉर्ड प्रभावित होता है, मतलब रीढ़ की हड्डी आपकी प्रभावित होती है, मस्तिष्क प्रभावित होता है, आपकी जो स्कुल होता है, खोपड़ी, ये प्रभावित होती है किसके, एंटीडी के माध्यम से। हो किसकी वजह से जाता है, फोलेट की वजह से। फोलेट क्या है, विटामिन B9 है। विटामिन B9 का मतलब फॉलिक एसिड है, ओके। अगर ज़्यादा मात्रा में कमी हो जाती है तो जन्म के बाद बेबी क्या होते हैं, सर्वाइव नहीं कर पाते, अर्थात उनकी मृत्यु हो जाती है, ओके। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ें, फिर अपना आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 पे दिया गया है, निम्न में से कौन सी बीमारी कुपोषण के कारण नहीं होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज नॉट काज्ड बाय मल न्यूट्रिशन। क्या होगा इसका राइट आंसर, आपको बताना है क्वेश्चन पे। जो कुपोषण के कारण या मल न्यूट्रिशन के कारण बीमारी नहीं होती, उसके अदर कोई कारण है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्या, ऑप्शन सी डायबिटीज। डायबिटीज किसी कुपोषण के कारण नहीं होती, ये हार्मोन्स की कमी के कारण होती है। किसके, हार्मोन्स। हार्मोन्स वो कौन सा हार्मोन्स होता है, इंसुलिन हार्मोन्स होता है। कौन सा, इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण डायबिटीज हो जाती है, ओके। इंसुलिन में जेडन एक एलिमेंट्स होता है, तत्व, ये पाया जाता है, ओके। ये स्रावित कहाँ से होता है, सिक्रीट कहाँ होता है, ये पेनक्रियाज की बीटा सेल से स्रावित होता है। कभी कभी पूछ लिया जाता है ये निकलता कहाँ से है, तो ग्लैंड डायरेक्टली पूछ लेते हैं, पेनक्रियाज से निकलता है। कहाँ से, पेनक्रियाज से। जब थोड़ा और अंदर की बात करेंगे तब आप बताएंगे कि ये बीटा सेल से निकलता है। कहाँ से, बीटा सेल से, ओके। तो उम्मीद है आप समझे होंगे। यहाँ पर जो कुपोषण के कारण बीमारी नहीं होती वो डायबिटीज है। इनीमिया आपको पता है ये विटामिन B12 की कमी के कारण होती है, आयरन की कमी के कारण होती है, ये कुपोषण के अंतर्गत आएंगे, ओके। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन वर्ड लिखा है यहाँ पर, न्यूट्रिशन में ये सारी चीज़ें आती हैं। और ये क्या है, हार्मोन्स की वजह से होता है। और रिकेट्स विटामिन D की कमी के कारण होता है, और बेरी बेरी विटामिन B1 की कमी के कारण होता है, या यूँ कहें थायमीन की कमी के कारण होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर आप 9 पढ़ लें, फिर आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 9, भारत को स्मॉल पॉक्स लिख लेना यार यहाँ पर, ठीक है। भारत को स्मॉल पॉक्स से मुक्त कब घोषित किया गया था, यहाँ पर भी पॉक्स लिखेंगे आप। यहाँ पर व्हेन वाज द इंडिया डिक्लेयर फ्री फ्रॉम द स्मॉल पॉक्स, कब घोषित किया गया था उसे। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन लग रहा होगा अगर आप डेली अपडेट रहते होंगे इस चैनल से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, अप्रैल 1977 में। 1977 में भारत को स्मॉल पॉक्स से मुक्त घोषित किया गया था, ओके। तो ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस दिन विश्व को स्मॉल पॉक्स, यहाँ पर भी लिख ले आप, से मुक्त घोषित किया गया था। ऑन विच डे वाज द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर दी वर्ड फ्री फ्रॉम, किससे, स्मॉल पॉक्स। यहाँ पर सही लिखा है इंग्लिश में क्वेश्चन, आप ध्यान दें। स्मॉल पॉक्स, विश्व जो WHO है, इसने पूरे दुनिया को, पूरे वर्ल्ड को कब स्मॉल पॉक्स से मुक्त घोषित किया था। अब यहाँ पर ये पूछा गया है, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, मई 1980, 8 मई 1980 को किया गया था, ठीक है। अब चलिए समझते हैं थोड़ा सा। 1977, ये वर्ड ध्यान रखें, 1977 में भारत को घोषित किया गया, ठीक है। भारत को घोषित किया गया। लास्ट इसका केस साउथ अफ्रीका में मिला था, 1977 को ही मिला था। 1977 को साउथ अफ्रीका के सोमालिया में शायद मिला था, ठीक है। फिर इसके बाद क्या हुआ, इसमें 3 साल और प्लस कर दो। कितने, 3 साल। ये प्लस इसलिए करा रहे हैं क्योंकि 3 साल के बाद जब कोई केस नहीं मिलता, 3 साल तक, लगातार 3 साल तक जब कोई केस नहीं मिलता, तो WHO उसे क्या करती है, उस बीमारी से उस देश को या पूरी दुनिया से अगर ख़त्म हो जाता है तो पूरी दुनिया से उसे मुक्त घोषित कर देती है, ओके। जब लगातार अगर देश से घोषित करेगी तो उस देश में 3 साल तक, 3 ईयर्स तक कोई केस नहीं मिलेंगे उस बीमारी से रिलेटेड। अगर पूरी दुनिया से करेगी तो लगातार तीन साल तक, लगातार, ठीक है, लगातार 3 साल तक कोई भी केस नहीं मिलेंगे पूरी दुनिया में, ओके। तो इसलिए 3 साल के बाद WHO उससे उस बीमारी से डिक्लेयर्ड घोषित कर देती, फ्री फ्रॉम कर देती, ओके। उम्मीद करते हैं आप समझे होंगे। ये दोनों ईयर इंपॉर्टेंट है। भारत हुआ था जब इससे क्या नाम, फ्री फ्रॉम हुआ था स्मॉल पॉक्स से, तो 1977 था, ठीक है। 1977 था। जब पूरे वर्ल्ड को किया गया तो 1980 था, ओके। लास्ट केस सोमालिया में शायद मिला था, अफ्रीका में, ओके। तो ध्यान रखिए आप ये सभी पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 11, जननी सुरक्षा योजना कब शुरू की गई थी। फिर जननी सुरक्षा योजना लास्ट, काफ़ी सिंपल है, बताएं अपना आंसर।
पिछले वीडियो क्वेश्चन है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। 2005 को की गई थी। कब? 2005 को। नेक्स्ट एक क्वेश्चन यहाँ पर, अगर देखना चाहें आपसे डेट पूछ लिया जाए तो 12 अप्रैल बताएंगे, 2005 बताएंगे, 12 अप्रैल 2005 आप अपना आंसर बताएंगे। यहाँ पर क्वेश्चन आप पढ़ें 12 नंबर पे जो मेंशन है। क्वेश्चन नंबर 12 पे दिया गया, भारत में जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण एक्ट कब पास किया गया था? वेन वाज द बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट पास्ड इन इंडिया? क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा 1969, 1969। 1969 इज द राइट आंसर। ठीक है, बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट पास्ड इन इंडिया इन 1969। तो ध्यान रखिए इसका ऑप्शन ए राइट होगा। भारत में जन्म और मृत्यु पंजीकरण एक्ट पास हुआ था 1969 में, 69। ओके, तो ध्यान रखिए आप, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और दोनों जो रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जो ज़रूरत होती है दिनों की, वो कितने दिनों के भीतर करा लेना चाहिए? 21 दिन के अंदर। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 21 दिन वाला। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ें आप। मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत निम्न में से कौन सा कार्य संपादित किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क इज परफॉर्म अंडर मिशन इंद्रधनुष? क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा इम्यूनाइजेशन या टीकाकरण। आप सब ध्यान दें, यहाँ पर वैक्सीनेशन भी लिख के आएगा तब भी आप आंसर सही मारेंगे। ओके, इंद्रधनुष, मिशन इंद्रधनुष को लॉन्च किया गया था 2014 में, 25 दिसंबर 2014 को मिशन इंद्रधनुष लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ें आप। ये लिखा है 31 मई को किस दिन के रूप में मनाया जाता है? मे 31 इज सेलिब्रेटेड एज विच डे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी एंटी टोबैको डे। इसे कहते हैं तंबाकू निषेध दिवस, हिंदी में कहेंगे क्या? तंबाकू निषेध दिवस, लेकिन मोस्टली दिया जाता है एंटी टोबैको डे के रूप में। ये एग्जाम्स में पूछा गया है 2-3 बार, नर्सिंग एग्जाम्स में। ठीक है, और भी अदर एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस या एंटी टोबैको डे सेलिब्रेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ें, फिर आंसर बताएं। मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत भारत में कब की गई थी? क्या होगा राइट आंसर? इसका भी बताया था हमने, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या? 2014 में की गई थी, 2014 में की गई थी मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत। पिछले वीडियो में बताया था 7 टीका का उल्लेख किया गया है इस पे। यहाँ पर 25 दिसंबर 2014 को लॉन्च किया गया था। उद्देश्य क्या है? टीकाकरण, वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन? क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ें आप, फिर आंसर बताएं। निम्न में से कौन सा रोग वायु जनित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज नॉट एयरबॉर्न? सभी एयरबॉर्न है, केवल एक नहीं है। अब आप बताएं कौन सी नहीं है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा पोलियो नहीं है। ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस, मेजल्स और चिकन पॉक्स ये सभी हैं। ठीक है, पोलियो नहीं है। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है पोलियो किसके माध्यम से होती है। पोलियो जो होती है इसी तरह बताना है आपको कि ये एयरबॉर्न है कि वेक्टर बॉर्न है, मतलब किस हिसाब से ये वाटर बॉर्न है, तो आपको इस हिसाब से बताना है आंसर। ठीक है, तो आपको बताना है पोलियो किसके माध्यम से फैलता है। एयरबॉर्न डिसीजेज जो भी थी आप ये लिख लें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम्स में यहाँ से पूछा जाता है कि एयरबॉर्न डिसीजेज कौन कौन सी होती है। तो आप बताएंगे टपेडिक मतलब ट्यूबरकुलोसिस, और मेजल्स मतलब खसरा, और छोटी माता, ये एयरबॉर्न डिसीजेज है। आप इन्हें पूरी तरह याद कर लें अच्छी तरह से। ओके, ऑप्शन सी पे जो लिखा है ये राइट आंसर होगा, क्योंकि ये एयरबॉर्न डिसीजेज नहीं है, इसका माध्यम दूसरा। इसे नेक्स्ट वीडियो में जरूर कवर करेंगे, लेकिन आप कमेंट करके आंसर जरूर बताएं इसका। ओके, कोशिश करें आप। क्वेश्चन नंबर 17 निम्न में से कौन सी उपचार थेरेपी टीबी के लिए उपयोग में ली जाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटमेंट थेरेपीज इज यूज्ड फॉर टीबी, ट्यूबरकुलोसिस के लिए ली जाती है? क्या होगा राइट आंसर इसका? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है डॉट्स। ओके, जैसे क्वेश्चन लिखा है आप याद कर लिए, कई बार हमने बताया भी, इसके बारे में जिक्र भी किया है। फुल फॉर्म आप देख सकते हैं, फुल फॉर्म कई बार पूछा गया एग्जाम्स में। डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, आप इसे याद कर ले अच्छे से। ओके, क्योंकि अक्सर एग्जाम्स में पूछ लेता है टी का मतलब क्या है, ओ का मतलब क्या है, तो इन पे डी का मतलब ये है, ओ ये है, टी ये है, और एस के लिए ये पूरा आता है शॉर्ट कोर्स। ओके, शॉर्ट कोर्स। क्वेश्चन नंबर आप 18 पढ़ें, 18 नंबर, फिर आंसर बताएं। पिछले वीडियो क्वेश्चन है, आप बताएं इसका आंसर। अब आपको आना चाहिए, किस आयु पर बच्चों की ऊंचाई 100 सेंटीमीटर हो जाती है? एट व्हाट एज डज द हाइट ऑफ द चिल्ड्रंस बिकम 100 सेंटीमीटर? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा 4 साल की उम्र पर, 4 ईयर्स। ओके, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगर आप देखना चाहते हैं 5 ईयर्स पे कितनी होगी, तो 109 सेंटीमीटर या 110 सेंटीमीटर, दोनों लिख लेना। ये 5 साल की उम्र पे बच्चों की ऊंचाई इतनी हो जाती है। ये एवरेज हाइट होती है। 10 साल पर कितनी हो जाती है? 138 138 सेंटीमीटर या 139। तो ध्यान रखिए, थोड़ा बहुत अंतर चलेगा। क्वेश्चन नंबर 19 पढ़े। राष्ट्रीय
डायबिटीज नियंत्रण कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? फिर वाज द नेशनल डायबिटीज कंट्रोल प्रोग्राम स्टार्टेड इन इंडिया? क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा 1987, 1987 नेशनल डायबिटीज कंट्रोल प्रोग्राम स्टार्टेड इन 1987, 1987 में किया गया था। ओके, क्वेश्चन नंबर आप 20 पढ़े, फिर आंसर बताएं। एक वर्ष में 1000 जनसंख्या पर कुल मृत्यु की संख्या को क्या कहते हैं? क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा मृत्यु दर कहते हैं। क्या कहते हैं? मृत्यु दर कहते हैं। तो ध्यान रखना है, ये जनरली क्वेश्चन जब भी इस तरह पूछा जाए, एक वर्ष में 1000 जनसंख्या पर कुल मृत्युओं की संख्या दी जाए, क्या कुल मृत्यु पूछा गया, टोटल यहाँ पर व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ द डेथ पर 1000 पॉपुलेशन इन ईयर, लोगों की बात की गई है, टोटल पॉपुलेशन, तब इसे मृत्यु दर कहेंगे। शिशु मृत्यु दर भी 1000 में होती है। कितने पे होती है? शिशु जो मृत्यु दर होती है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये भी पर 1000 में होती है। कितने में? पर 1000। ये सभी पॉइंट लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। और ये भी क्या होती है? पर 1000 में होती है। पर 1000 में ये भी होती है, नीचे वाली भी। अब जो मातृ मृत्यु दर होती है, इसके लिए आप एक के बाद 5 जीरो लगा लो गिन के, ठीक है, काउंट करें, जीरो जरूर गिन लेना। इसे 1 लाख पढ़ा जाता है, ठीक है, 1 लाख, एक के बाद 5 जीरो होंगे, इसे 1 लाख पढ़ेंगे। आप हमेशा नंबर्स पे ध्यान रखना, डिजिट पे, ओके सॉरी, डिजिट पे ध्यान रखना कि कितने जीरो लगते हैं। तो जब भी आपसे उल्लेख किया जाए, क्वेश्चन में इस तरह पूछा जाए, मातृ मृत्यु दर को इंडिकेट किया जाता है या सूचित किया जाता है या बताया जाता है, तो 1 लाख प्रति जन्मे बच्चों पर बताया जाता है। ओके, तो ध्यान रखना है, मातृ मृत्यु दर 1 लाख पे, बाकी जो नीचे दिए गए तीनों ये 1-1 हज़ार पे होते हैं। कितने कितने? 1-1 हज़ार पर। ये पॉइंट सभी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही पूछे जाते हैं आपसे एग्जाम्स में कि कितने कितने पर होता है, ठीक है। तो चलिए नीचे थोड़ा समझाते हैं, डिटेल्स में थोड़ा समझ लें क्या चीज़ें होती हैं ये। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, इसी को इंग्लिश हिंदी में कहते हैं मातृ मृत्यु दर। इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ द मैटरनल डेथ ड्यूरिंग अ गिवन टाइम पीरियड फॉर द 1 लाख लिविंग बर्थ या लाइव बर्थ। 1 लाख जीवित बच्चों पर कितनी माताओं की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, कितनी माताओं की मृत्यु हो जाती है, इसी को मातृ मृत्यु दर कहा जाता है। मातृ मृत्यु मतलब, मातृ मृत्यु का मतलब, मातृ मतलब होगा माँ, क्या होगा? मातृ मतलब होगा माँ, माँ की जो मृत्यु हो जाती है 1 लाख जीवित जन्मे बच्चों पर, माँ की, मातृ मतलब होता है माँ, मृत्यु मतलब होती है मृत्यु, ठीक है, माँ की जो मृत्यु हो जाती है 1 लाख जीवित बच्चों पर, उसी को क्या कहते हैं? मातृ मृत्यु दर कहते हैं। ओके, अगर आपसे पूछ लिया जाए MMR का रेशियो निकालना चाहिए आपको, तो इसके लिए फार्मूला क्या होगा? तब इसके लिए जो फार्मूला है उसे आप अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। नीचे क्या होगा? लिविंग बर्थ होंगे, मतलब जो बच्चे जीवित होते हैं, 1 लाख नीचे लिखेंगे, ऊपर वुमेन्स की संख्या लिखेंगे कि कितनी वुमेन्स के ऊपर कितने बच्चे की डेथ हो गई, ठीक है, ये MMR का फार्मूला होता है। कभी किसी दिन क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हमें सारे फार्मूले कवर करेंगे, अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब समझ लेते हैं यहाँ पर पेरीनेटल मृत्यु दर क्या होती है। हिंदी में समझे पहले, फिर इसके बाद इंग्लिश में समझ लेना आप। यहाँ पर दिया गया प्रसवकालीन मृत्यु दर कहा जाता है, इसी को पेरीनेटल मोर्टेलिटी को कहा जाता है, प्रसवकालीन मृत्यु दर कहा जाता है। गर्भावस्था के 22, यहाँ पर 22 भी लिख दिया जाता है, मतलब 22 भी लिखा जाता है, कभी कभी 20 भी लिखा जाता है। 22 से 28 पिछले सप्ताह में भ्रूण की मृत्यु की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है, मतलब इसे डिफाइन किया जाता है या बताया जाता है। तो ध्यान रखिए आप इस पॉइंट को, 22 से 28 सप्ताह के बीच में जो भ्रूण में, पेट के अंदर या भ्रूण में क्या होती है, फेटल डेथ हो जाती है उनकी बच्चों को, उसी को क्या कहा जाता है? पेरीनेटल मृत्यु दर कहा जाता है या प्रसवकालीन मृत्यु दर कहा जाता है। साथ ही जीवन के 7 पूर्ण दिनों तक जीवित बच्चों की मौतों की संख्या को प्रति 1000 कुल जीवित बच्चों के रूप में इसे परिभाषित किया जाता है। इस पॉइंट को थोड़ा समझा दें आपको अपनी भाषा में, इसे समझे। प्रसवकालीन मृत्यु दर किसे कहा जाता है? जो 1000 बच्चों पर, 1000 बच्चे पर जन्मित या कुल जीवित बच्चे या प्रसवकालीन जो बच्चे होते हैं, वो 22 से 28 दिन के अंदर उनकी अगर भ्रूण के अंदर मृत्यु हो जाती है, या वो मान लो डिलीवर्ड हो जाते हैं, ठीक है, जन्म ले लेते हैं और 7 दिनों के अंदर मृत्यु हो जाती है। कितने? 7 दिनों के अंदर उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इसी को पेरीनेटल, इंग्लिश में कहते हैं इसे पेरीनेटल मोर्टेलिटी रेट, और हिंदी में कहते हैं प्रसवकालीन मृत्यु दर। उम्मीद करता हूँ आप समझे होंगे। नेक्स्ट पॉइंट याद कर ले, चाहे लिख लें आप। प्रीनेटल मृत्यु दर की गणना की जाती है प्रति 1000 बच्चों पर, ये प्रति 1000 जो जन्मित होते हैं बच्चे ना, उनके ऊपर की जाती है। और प्रसवकालीन जो मृत्यु दर होती है वो कितने कितने दिनों के अंदर होती है? 22 से 28 सप्ताह से शुरू होती है। ये कि मतलब बीबी क्या होता है, डिलीवर हो जाता है किसी किसी के, ठीक है, तो 22 से 28 सप्ताह के बीच में अगर वो जन्म ले लेगा, अगर 7 दिनों के, मोस्टली बहुत कम बच्चे इसमें जीवित रहते हैं क्योंकि बहुत पहले हो जाता है टाइम पीरियड से,
अगर 7 दिनों के अंदर भी बच्चे अगर मान लो कि उनका मृत्यु हो गया, तब भी क्या होगा, उन्हीं को यही कहा जाएगा प्रसवकालीन मृत्यु दर या पेरिनेटल डेथ कहा जाएगा। अब इंग्लिश में यही बात यहाँ पर मेंशन है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं इसी बात को, ठीक है। पेरिनेटल मोर्टिलिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ द फेटल डेथ past 22 or the 28 completed a weeks of the pregnancy plus the number of the date among the live born children up to the 7 completed days of the life। क्या होता है जब वो सात मतलब इसके आसपास वो उनका क्या होगा, इसके बाद वो क्या होंगे, जन्म ले लेंगे या डिलीवरी हो जाएगी या उनकी मृत्यु हो जाएगी। मान लो अगर वो जन्म ले लेते हैं तो 7 दिनों के अंदर जो या 7 दिनों के आसपास वो जीवन जीते हैं यहाँ के, धरती पर रहते हैं यहाँ के, और फिर उनकी मृत्यु दर हो जाती, तो इसको भी क्या कहेंगे, पेरिनेटल मोर्टिलिटी रेट या प्रसवकालीन मृत्यु दर कहते हैं। ओके, और इसे 1000 में प्रदर्शित किया जाता है। ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1000 में प्रदर्शित किया जाता है। ओके, अब यहाँ पर अगर और चीज़ें समझना चाहें तो समझ सकते हैं, इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट और हैं। ये होता क्या है, जन्म के तुरंत पहले या जन्म की तुरंत ही अवधि से संबंधित होता है। कौन सा पीरियड, पेरिनेटल पीरियड के बारे में बात करें, प्रसवकालीन अवधि कहा जाता है। इसमें होता क्या है, जैसे मैंने बताया था 22 भी लिया जाता है, 22 और 20 दोनों लिया जाता है। मतलब 20 से 28 वीक के आसपास जो गेस्टेशन पीरियड होता है, इसके आसपास अगर बेबी की मृत्यु हो जाती है, बेबी इस पीरियड के आसपास होगा तो उसी को पेरीनेटल पीरियड कहेंगे। 20 से 28 सप्ताह के बीच वाला पीरियड क्या कहलाएगा, पेरीनेटल पीरियड कहलाएगा। अगर बेबी की डिलीवरी हो जाएगी तो उसे प्रसवकालीन अवधि कहलाएंगे। और अगर वो बेबी 1 सप्ताह या 4 वीक के अंतर्गत मर जाता है, खत्म हो जाता है, डेथ हो जाती है किसी कारणवश, मोस्टली बहुत कम बच्चे जीवित रहते हैं, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे, पेरीनेटल मोर्टिलिटी रेट कहेंगे। ओके, उम्मीद करता हूँ आप समझेंगे। थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है हर एक लेखक की राइटिंग पे, तो ध्यान रखना है आपको लगभग आंसर ध्यान रखना है, लगभग मिलते जुलते आंसर होते हैं दोनों, ठीक। तो घबराना नहीं है, जो भी पॉइंट बताएं अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ लें। गर्भावस्था के दौरान कौन सी संरचना हार्मोन्स के लिए शक्ति गृह या पावर हाउस के रूप में कार्य करती है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, क्या, प्लेसेंटा करती है। कई बार बताया भी है। क्वेश्चन नंबर 22 पढ़े, फिर आंसर बताया जल्दी से। सामुदायिक नर्स को एक गर्भवती महिला के परिजनों को निम्न में से किस स्थान पर प्रसव कराने की सलाह देनी चाहिए। द कम्युनिटी नर्स शुड एडवाइज द प्रेग्नेंट वुमेन्स फैमिली टू डिलीवर इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेज। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, स्वास्थ्य केंद्र पर, हेल्थ सेंटर पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है। कौन सी बीमारी वेरिसेला जोस्टर के कारण होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज काज्ड बाई वेरिसेला जोस्टर। क्या होगा राइट आंसर इसका। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, चिकन पॉक्स। क्या, चिकन पॉक्स होगा। हमने कई बार बताया था वेरिसेला में सी आता है, तो सी फॉर चिकन, सी फॉर चिकन आपने बताया, मैंने बताया था, इस हिसाब से आप ट्रिक से याद कर सकते थे। जोरिसेला और वेरिओला ये दोनों में काफ़ी डिफरेंस हो जाता है। स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स समझ ही नहीं पाते कि इसमें कौन सा वायरस आएगा। वेरिओला होगा स्मॉल पॉक्स के लिए, ठीक है, ये वेरिओला जो होगा ये स्मॉल पॉक्स के लिए होगा। वेरिसेला में सी आता है तो सी फॉर चिकन होगा, CHICKEN, ठीक है, तो चिकन पॉक्स हो जाएगा। वेरिसेला सी आएगा तो सी मतलब चिकन होगा। तो आप इस तरह इजीली फाइंड कर सकते हैं। ओके, चलिए यहाँ पर समझ लेते हैं थोड़ा। ये पूरा नाम लिखा है, वेरिसेला जोस्टर वायरस इज द काजेज ऑफ द चिकन पॉक्स हो जाता है। इसकी वजह से इसे हर्पीज वायरस के नाम से भी जाना जाता है, और इसे किस नाम से जाना है, सिंगल्स भी कहा जाता है। क्या, सिंगल्स। ये तीनों पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए आप। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 पे मेंशन किया गया है कौन सा रोग भारत में नहीं पाया जाता, विच डेट इज नॉट फाउंड इन इंडिया। इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन सी होगा, पीला बुखार, येलो फीवर नहीं पाया जाते इसके केस ज़्यादातर अफ्रीका में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर है 25, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया था। फिर वाज द नेशनल हेल्थ मिशन लास्ट। ये क्वेश्चन आपको आने चाहिए, काफ़ी सिंपल से अब लग रहे होंगे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, 2013 में स्टार्ट किए गए। तो ओके, तो ध्यान में रखना है अपने। क्वेश्चन नंबर आप 26 पढ़ सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। काफ़ी सिंपल है, फेन इज द वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेटेड। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, 7 अप्रैल को मनाया जाता है। 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है। और इसकी जो स्थापना दिवस, WHO का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, 1948 को। क्या, 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी, तो इसी वजह से ये मनाया जाता है। आधिकारिक रूप से कब प्रतिवर्ष से मनाया जा रहा है, ये 7 अप्रैल 1950 को इसे कम इंटू फोर्स, मतलब प्रभावी रूप से लागू हुआ था, इस वजह से प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर आप पढ़े 27, वंदे मातरम योजना कब शुरू की गई थी। व्हेन वाज द वंदे मातरम स्कीम लॉन्च्ड। क्या होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्या, 2004 में,
2004 में वंदे मातरम योजना शुरू की गई थी। 9 फरवरी 2004 को, 9 फरवरी 2004 को स्टार्ट की गई थी। अब पढ़ें क्वेश्चन नंबर 28 पे दिया गया आशा का पूरा नाम क्या है। अब बताएं इसका आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। ये लिखा है एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। बाकी सभी मिलते जुलते हैं तो ध्यान रखिए आप। इसका जो राइट आंसर होगा एक्टिविस्ट लिखा है उसके आगे, ठीक है। ये लिखा है एक्रीक्रीडेट सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। आप पढ़ ली इसे अच्छे से। आपको एक पॉइंट बताना है कमेंट बॉक्स में, आशा जो होती है वो कितनी पॉपुलेशन को कवर करती है। अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है, आप इसे ज़रूर बताएं। एक जो आशा होती है ग्रामीण क्षेत्र में कितनी पॉपुलेशन, कितनी जनसंख्या को कवर करती है। क्वेश्चन नंबर है 29 पे दिया गया निम्न में से सामुदायिक नर्स का कार्य है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्क ऑफ अ कम्युनिटी नर्स। क्या है, रिविजन्स के लिए था क्वेश्चन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ये आकलन, मूल्यांकन, नियोजन, ये सभी इसके कार्य हैं। पांचों जो बताए थे ये ध्यान रखिए आप, इनको सीक्वेंस थे। ओके, असेसमेंट होता है, डायग्नोसिस होता है, प्लानिंग होता है, इम्प्लीमेंटेशन होता है, इवोल्यूशन। अक्सर यही 5 दिए जाते हैं, 5 में 3 दे के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होता है। जब भी आपसे पूछा जाएगा इनमें से कोई नहीं, तब आपका डी आंसर तभी माना जाता है। होते तो ध्यान रखना है, ये 5 के अलावा जो भी होगा वो गलत होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 नंबर पढ़ लें। किस वर्ष भारत सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को लॉन्च किया था। इन विच ईयर द नेशनल रूरल हेल्थ मिशन वाज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पिछले वीडियो क्वेश्चन है हमने दिया था कमेंट बॉक्स में आपको बताने के लिए। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है 2005 को, 12 अप्रैल 2005 को लॉन्च किया गया था। क्या, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम से पूछा जाता है, ध्यान रखें आप। रिवीजन्स के लिए भी होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवीजन किया करें। क्वेश्चन नंबर 31, एक महिला जो पहली बार प्रेग्नेंट होती है उसे क्या कहते हैं। व्हाट इज द वुमेन हु इज प्रेग्नेंट फॉर द फर्स्ट टाइम। जो प्रेग्नेंट होगी महिला उसे क्या कहेंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। क्या कहते हैं, प्राइमी ग्रेविडा कहते हैं। ये आपके क्वेश्चन जो लिए हैं हमने रिविजन्स के लिए लिए हैं, ताकि आपका रिविजन्स हो सके, आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाए। व्हाट इज अ वुमेन्स हु इज़ प्रेग्नेंट फॉर दी फर्स्ट टाइम। एक महिला जो पहली बार प्रेग्नेंट होगी उसे प्राइमी ग्रेविडा के नाम से जाना जाता है। नीचे पढ़ लें आप। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 32 इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन, अक्सर कन्फ्यूज करने वाला आपको। क्वेश्चन नंबर 32 पे दिया गया, एक महिला जो पहली बार किसी बच्चे को जन्म देती है उसे क्या कहते हैं। अ वुमेन हु गिव्स बर्थ टू अ बेबी फॉर द फर्स्ट टाइम, व्हाट इज कॉल्ड। क्या कहते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। प्राइमी पारा कहा जाता है। क्या इंग्लिश में जो वर्ड लिखा है उसे ध्यान रखें, हिंदी में इसे इस तरह लिखा जाएगा, प्राइमी पारा। ओके, तो ये ध्यान रखें, प्राइमी पारा कहा जाता है। प्राइमी ग्रेविडा, प्राइमी पारा में अंतर आप समझ गए होंगे। एक महिला जो पहली बार किसी बेबी को जन्म देगी प्राइमी पारा, और जो महिला पहली बार प्रेग्नेंट होगी उसे प्राइमी ग्रेविडा के नाम से जाना जाता है। ओके, और मल्टी ग्रेविडा किसे कहा जाता है। ऐसी महिला जो 2 या 2 से अधिक बच्चों को जन्म दे चुकी हो या दोबारा तिबारा प्रेग्नेंट हो चुकी हो तो उसे क्या कहेंगे, मल्टी ग्रेविडा कहेंगे, या दोबारा तिबारा जन्म देगी किसी बच्चे को। ओके, नल्ली पारा किसे कहते हैं, मतलब कभी प्रेग्नेंट ही नहीं होती। ओके, किसी बच्चे को कभी जन्म ही नहीं दे सकती या नहीं देती, उसे नल्ली पारा कहा जाता है। ओके, क्वेश्चन आप पढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 33। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। बताएं एक उपकेंद्र कितनी जनसंख्या पर स्थापित किया जाता है। हाउ मच पॉपुलेशन इज आ सब सेंटर एस्टेब्लिश्ड। क्या होगा राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 3000 से 5000 पॉपुलेशन को कवर करता है। एक उपकेंद्र का मतलब होता है सब सेंटर। ओके, सब सेंटर 3000 से 5000 पॉपुलेशन को कवर करता है। थोड़ा समझ लेते हैं इसके बारे में। अब समझे, जब हिली एरिया की बात करेंगे, पहाड़ी एरिया मतलब, ओके, डेजर्ट एरिया मतलब रेगिस्तान का एरिया, ओके, या आदिवासी एरिया, तब वहाँ पर 3000 पॉपुलेशन को कवर करेगा एक सब सेंटर। ओके, या उपकेंद्र। जब समतल एरिया की बात करेंगे मतलब प्लेन एरिया की, तो इस पर कितनी जनसंख्या कवर करेगा, इसमें 5000 जनसंख्या को कवर करेगा। लेकिन जब जनरली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे 3000 5000 ऐसे दिया जाता है बिटवीन्स में। ओके, 3000 to 5000 कवर आर सब सेंटर पॉपुलेशन। ओके, बाय दी पॉपुलेशन कवर्ड बाय दी सब सेंटर 3000 to 5000। तो उम्मीद है आप समझे होंगे। 3000 किसमें बताया है, हिली आदिवासी के लिए, समतल एरिया में 5000। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लें आप। क्वेश्चन नंबर दिया गया 34 पे, कौन सा संचारी रोग जर्मन मीजल्स के रूप में जाना जाता है। विच कम्युनिकेबल डिसीज इज आल्सो नोन एज द जर्मन मीजल्स। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, सभी लोगों ने इसका राइट आंसर बताया था, ये पिछले वीडियो का क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है। क्या, ऑप्शन सी, जर्मन मीजल्स के नाम से जाना जाता है।
रूबेला को, किसको? रूबेला को। ये क्वेश्चन नर्सिंग स्टाफ 2017 में पूछा गया है, 2017 में, और भी कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। अब क्वेश्चन आप पढ़ लें 35 क्वेश्चन आप पढ़ ले, फिर इसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कितनी जनसंख्या पर स्थित होता है? हाउ मच पॉपुलेशन इज अ कम्युनिटी हेल्थ सेंटर लोकेटेड इन? आप जीरो पे थोड़ा ध्यान रखना, जितने भी लिखे हैं यहाँ पर कितना कितना क्या जीरो होता है आपको बताना है। एक जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होता है, ठीक है, जिसको CHC के नाम से जाना जाता है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के रूप में जाना जाता है, आपको बताना है ये कितनी जनसंख्या पर स्थापित किया जाता है। ओके, कमेंट बॉक्स में सभी लोग इसका आंसर जरूर बताएं। अगर चैनल पे नए से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो सके। डेली हम एक टेस्ट सीरीज अपलोड करते हैं जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा, इसलिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं डेली अपडेट पाने के लिए। ओके, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि यहाँ हम डेली एक टेस्ट सीरीज अपलोड करते हैं जो आपके क्वेश्चनों के लिए, आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है। यहाँ से आपको प्रैक्टिस करने का मौका मिलता है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सके, और यहाँ पर वही क्वेश्चन लिए जाते हैं जो अक्सर एग्जाम्स में रिपीट होते हैं या पूछे जाते हैं, और डिटेल से आपको समझाया जाता है कि किस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं इन फ्यूचर, और कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। ओके, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने के लिए जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, सभी के एग्जाम्स में क्या है, मोस्टली GK GS आ रही है, ठीक है, हमारे दूसरे चैनल्स को भी जाके सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह पर हम उसका लिंक दे देंगे, तो सभी लोग जाएं, कृपया सभी लोग हमें थोड़ा सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि वहाँ भी हम डेली GK GS करंट अफेयर अपलोड करते हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। ओके, तो सभी लोग जाएं, तो हमारे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, थैंक यू, बाय बाय।